So in the previous class, we completed with the spectrums. Now let's see the curves for Bohr's model. ठीक है, तो जो हमने बोहर के डिफरेंट एक्सप्रेशंस किए वहीं से रिलेटेड ये कर्व्स है. जैसे रेडियस वर्सेस एन स्क्वायर, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट एंड एन क्या है, शेल नंबर या ऑर्बिट. ठीक है, सो रेडियस का जो रिलेशन है ऑर्बिट के साथ वो क्या है, r is directly proportional to n square and inversely to z, है ना. radius is directly proportional to n square, n is the shell number or the orbit number, z is the atomic number. तो radius directly proportional है, तो n square के साथ कैसा कर्व आएगा, स्ट्रेट लाइन कर्व. ठीक है, सो लीनियर ग्राफ इज ऑब्टेन्ड. अगर हम r वर्सेस n करते हैं, r वर्सेस n, सो कैसा कर्व आएगा, देन वी गेट अ parabolic curve. Z is kept constant, so r versus n करते हैं तो the curve is parabolic. Similarly, अगर हम r versus z करते हैं, अच्छा ये z नहीं है, this is 1 upon z. Now from here we know that r is directly proportional to 1 by z. हम z के साथ नहीं प्लॉट कर रहे हैं, 1 upon z है ना, so it is directly proportional to 1 by z. So again the graph will be linear. फिर r वर्सेस z कर्व है, रेडियस वर्सेस एटॉमिक नंबर, बिकॉज रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस. तो जब रेडियस इंक्रीज हो रहा है ना, या एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है एलिमेंट का, तो उसका रेडियस क्या हो रहा है, डिक्रीज फॉर द सेम शेल. सो इफ z इंक्रीजेस r डिक्रीजेस. ठीक है, तो कैसा कर्व होगा, हाइपरबोलिक, विल बी हाइपरबोलिक. ठीक है, सो दीज आर द कर्व्स ऑफ रेडियस वर्सेस n स्क्वायर या रेडियस वर्सेस n, रेडियस वर्सेस 1 by z and रेडियस वर्सेस z. Similarly, we can plot curves for velocity. So relation is velocity is directly proportional to z and inversely to n. So velocity versus n curve, velocity versus z curve. So draw the curves quickly. Velocity versus z and velocity versus n. ठीक है, तो जब हम वेलोसिटी को कंपेयर कर रहे हैं z से, तो we know v is directly proportional to z, so n is kept constant. ठीक है, and when we are comparing velocity and n, then z will be kept constant. So v is inversely proportional to n, meaning जैसे जैसे आपका ऑर्बिट इंक्रीज कर रहा है तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज कर रहा है, तो अगेन द कर्व विल बी कैसा होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, सो अगेन हाइपरबोलिक कर्व. ठीक है, क्योंकि जब n इंक्रीज हो रहा है तो वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है. फिर v वर्सेस z कर्व कैसा होगा, जब z इंक्रीज कर रहा है तो वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सो अगेन अ लीनियर कर्व, स्ट्रेट लाइन कर्व. So I hope these are done. Now let's see energy curves. So जैसे रेडियस का रिलेशन है वैसे ही एनर्जी के रिलेशंस देख लेते हैं. एनर्जी का क्या रिलेशन है, fourth, this is the fifth curve, sixth, now seventh is energy. So what is the relation of energy? Energy is directly proportional to z square and inversely to n square, but there is a negative sign है ना, so you have to remember this negative sign. Is directly proportional to जो constant होता है अपना -13.6 into z square upon n square.
सो इफ यू जस्ट लीव द कांस्टेंट तो ये नेगेटिव साइन है यहाँ पर। तो अगर हम एनर्जी वर्सेस जेड स्क्वायर प्लॉट कर रहे हैं तो नेगेटिव का ध्यान रखना है ना। तो क्या मतलब हुआ इसका, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस जेड स्क्वायर, मीनिंग जब जेड इंक्रीज कर रहा है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है, स्क्वायर ऑफ एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है, सो नेगेटिव वैल्यू इंक्रीज कर रही है। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू इंक्रीज करने का मतलब है कि एनर्जी डिक्रीज हो रहा है। सो यहाँ पर नेगेटिव का ध्यान रखना है इन केस ऑफ एनर्जी। सो व्हाट काइंड ऑफ अ कर्व इज ऑब्टेन्ड, देखो किस तरह का कर्व होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, बिकॉज इट इज नेगेटिव, सो व्हेन जेड स्क्वायर इज इंक्रीजिंग, नेगेटिव वैल्यू ऑफ एनर्जी इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, मतलब एनर्जी क्या हो रहा है, डिक्रीज, सो नेगेटिव वैल्यू ऑफ एनर्जी विल इंक्रीज। सो नेगेटिव वैल्यू ऑफ एनर्जी मतलब कर्व कैसा होगा, नेगेटिव, है ना। सो इस तरह से विल गेट अ स्ट्रेट लाइन। नेगेटिव वैल्यू ऑफ एनर्जी मींस दिस साइड, है ना, नेगेटिव एनर्जी। जब जेड स्क्वायर इंक्रीज हो रहा है तो नेगेटिव वैल्यू ऑफ एनर्जी इंक्रीज करेगा, मतलब द कर्व विल गो टुवर्ड्स द नेगेटिव वाई एक्सिस। नेगेटिव वैल्यू ऑफ एनर्जी इंक्रीज कर रहा है। Okay, now let's see the drawbacks. What are the drawbacks of Bohr's model? तो बोहर की यूजफुलनेस क्या थी? Bohr could explain the line spectrum of hydrogen atom and he could also explain the what? Stability of atom, है ना? He could explain the line spectrum of hydrogen atom and he could also explain the stability of atom, because उसने क्या बोला, जब तक इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में है वो एनर्जी लूज नहीं कर रहा है। ठीक है, तो उसकी एक फिक्स्ड एनर्जी है, क्वांटाइज्ड वैल्यूज ऑफ एनर्जी, सो it will not fall into the nucleus as predicted by Maxwell. So that he could explain the stability, है ना, कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व करे पर्टिकुलर ऑर्बिट में और न्यूक्लियस में वो फॉल नहीं करेगा, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगा, सो एटम विल बी स्टेबल। नाउ व्हाट वर द ड्रॉबैक्स, डीमेरिट्स क्या थे, व्हाट ही कुड नॉट एक्सप्लेन। तो जो भी आगे के कॉन्सेप्ट्स थे, the concepts that came after the Bohr's model, he could not explain most of them. जैसे कि he could not explain the line spectrum of multi-electron atoms, because he could explain for hydrogen, ठीक है, but multi-electron atoms में जो भी spectrums थे that he could not explain. He could not explain the line spectrum of मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स, जिसमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, ऐसे एटम्स के जो स्पेक्ट्रम्स है, दैट ही कुड नॉट एक्सप्लेन। देन आफ्टर बोहर्स मॉडल केम द डी ब्रॉगलीज कॉन्सेप्ट ऑफ डुअल नेचर ऑफ मैटर, सो ही कुड नॉट एक्सप्लेन दैट, ही कुड नॉट एक्सप्लेन डी ब्रॉगलीज कॉन्सेप्ट ऑफ dual nature of matter। ठीक है, डी ब्रॉगली ने क्या बोला कि मैटर जो है वो डुअल कैरेक्टर शो करता है, जैसे लाइट करता है, तो मटेरियल पार्टिकल्स आल्सो शो पार्टिकल कैरेक्टर, मैटर आल्सो शोस पार्टिकल कैरेक्टर एज वेल एज
वेव कैरेक्टर जस्ट लाइक लाइट। ठीक है, आइंस्टीन ने क्या बोला था 1905 में कि लाइट का डुअल कैरेक्टर है, वेव कैरेक्टर भी है, कुछ प्रॉपर्टीज वहां से एक्सप्लेन होती है, कुछ प्रॉपर्टीज उसके पार्टिकल कैरेक्टर से एक्सप्लेन होती है। सो लाइट पोजेसेस डुअल कैरेक्टर। उसी चीज को डी ब्रॉगली ने अप्लाई किया मटेरियल पार्टिकल्स में। ही सेड मैटर आल्सो पोजेसेस वेव एंड पार्टिकल कैरेक्टर। मैटर मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन्स है, दे आर मटेरियल पार्टिकल्स। अब बोहर ने सिर्फ पार्टिकल एस्पेक्ट कंसिडर किया था, ठीक है, तो ही डिड नॉट कंसिडर द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, so he could not explain the dual character of matter. He could not relate to this. Then इसी के बाद हाइसेनबर्ग का uncertainty principle. So he could not explain that too because हाइसेनबर्ग का uncertainty principle also takes into account the wave nature. ठीक है, हाइसेनबर्ग का जो प्रिंसिपल है वो वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंसिडर करता है, और क्योंकि बोहर ने वेव नेचर को कंसिडर नहीं किया था, so he could not explain that. Heisenberg's uncertainty principle. Then he could not explain Zeeman effect. That is the splitting of spectral lines. Splitting of spectral lines in the presence of magnetic field. Splitting of spectral lines in the presence of magnetic field. ठीक है, so Zeeman effect he could not explain. He could not explain why the spectral lines splits up in the presence when a substance is kept in the magnetic field. ठीक है, similarly he could not explain Stark effect. Stark effect क्या है? Splitting of spectral lines in the presence of electric field. So he could not explain all these. Stark effect, that is splitting of spectral lines when the substance is kept in the electric field, in the presence of electric field. जब किसी सब्सटेंस को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है, instead of like one spectral line, 2 lines may be observed or maybe 3 lines. So that is called as splitting of spectral lines. ठीक है, तो एक की जगह 2 या 2 की जगह 3, इस तरह से नंबर ऑफ लाइंस में बढ़ जाती है। तो वो जो स्प्लिटिंग है, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्यों स्प्लिटिंग हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में क्यों हो रहा है, दैट बोहर कुड नॉट एक्सप्लेन। और बोहर का मॉडल कैसा था, 2 डायमेंशनल। ठीक है, जबकि इसके बाद जो मॉडल आया वेव मैकेनिकल मॉडल, that was 3-dimensional. So he could not explain that too because his model was 2D. Okay, so basically these are some of the important drawbacks. And then one more, he could not explain all these, and he could not explain the fine lines. Could not explain the fine lines in the spectrum of single electron systems. ठीक है, some fine lines were observed in the spectrum, so he could not explain those fine lines in the spectrum of single electron systems. ठीक है, so line spectrum of multi electron atoms के बाद जो fine lines produce होती है spectrum में, he could not explain that too. फिर उसके अलावा ये जो सारे concepts थे ये वो explain नहीं कर पाया। ठीक है, his model was 2-dimensional. He did not consider the wave nature of electron. So these were some of the important drawbacks. Now let's see the first concept, de Broglie's concept of dual nature of matter, that just came immediately after the Bohr's concept. Okay.
de Broglie's concept of dual nature of matter. So basically जो आइंस्टीन ने कॉन्सेप्ट दिया था लाइट के लिए, फोटॉन्स के लिए, आइंस्टीन ने क्या बोला था कि जो लाइट है पोजेसेस डुअल कैरेक्टर. ठीक है, देयर आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट लाइक डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, which could be explained through wave character only, and there are other properties like photoelectric effect, black body radiation, ठीक है, which could be explained through particle nature of light. ठीक है, so ultimately आइंस्टीन ने दोनों को क्लब किया. ही said light possesses dual character, so it may behave as a particle or it may behave as a wave. इसी चीज को डी ब्रॉगली ने अप्लाई किया मैटर में. ही said just like light, matter also possesses dual character. ठीक है, तो मैटर जो है वो पार्टिकल एस्पेक्ट भी है उसका, और मैटर में एक्ट एज अ वेव ऑल्सो. ठीक है, सो व्हाट इज द रिलेशन दैट डी ब्रॉगली गेव टू कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स. तो बेसिकली डी ब्रॉगली वेवलेंथ हम पढ़ते हैं, तो डी ब्रॉगली ने क्या दिया, ही गेव अ रिलेशनशिप wavelength to calculate the he gave a relationship from where we can calculate the wavelength of material particles. अगर material particles wave nature show कर रहे हैं तो उनका wavelength क्या होगा. ठीक है, so कैसे calculate किया, this relation of Einstein E equals to mc square, ना. So this represents the particle nature. E equals to mc square. Similarly, then according to Planck's quantum theory, this is the Einstein equation, E equals to mc square. Energy mass relationship. ठीक है, and energy of a photon can also be given as h nu or hc by lambda. This is the Planck's concept, Planck's quantum theory. So according to Planck's quantum theory, energy of photon can be given as h nu or hc by lambda. According to Einstein equation, energy of a photon can be written as equals to mc square. So इन दोनों equations को जब आपस में relate करते हैं, this relates the wave nature. ठीक है, so when we club both the properties together, बिकॉज ये दोनों एनर्जी ऑफ फोटोन को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर इनको आपस में इक्वेट करें तो हमारे पास आ जाएगा mc स्क्वायर इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा. ठीक है, अब यहां से हमने c कैंसिल कर दिया. फ्रॉम हियर वी कैन कैलकुलेट वेवलेंथ. सो वेवलेंथ इज h अपॉन mc. सो व्हेन वी रिलेट द वेवलेंथ ऑफ फोटॉन्स, तो फोटॉन्स के लिए हमारे पास क्या रिलेशन आता है, वेवलेंथ इज इक्वल टू h अपॉन mc. h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, m is the mass of photon, and c is the velocity of photon, that is the velocity of light. So basically de Broglie ने क्या किया, he replaced this velocity of light with the velocity of material particles, and m here stands for the mass of material particles. So he used the same relation, बस उसने यहाँ पर c को replace कर दिया किससे, v से, क्योंकि material particles का जो velocity होता है that is always less than the velocity of light. So the expression becomes lambda is equal to h upon mv. M stands for the mass of material particle and v for the velocity of the material particle. So जो relation उसने photons के लिए निकाला उसी को उसने apply किया for material particles. So here this lambda represents wavelength of material particle. H is your Planck's constant. 6.6 into 10 to the power minus 34. M stands for the mass of material particle. And V stands for the velocity of the material particle. Now the product of mass and velocity is momentum.
because the product of mass and velocity is momentum. So instead of writing m into v, we can also write the expression as lambda is equal to h upon p. Okay, the product of mass and velocity is momentum, so we can replace mv with p. So another relationship. अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, अगर हम देखें मास और वेवलेंथ को, तो जो मास है जैसे जैसे वो इंक्रीज करता जाएगा, ठीक है, कीपिंग द वेलोसिटी कांस्टेंट, सपोज इफ यू कीप ऑन इंक्रीजिंग मास देन वेवलेंथ विल डिक्रीज. तो जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं उनका मास कम होता है, दे हैव जनरली, जैसे इलेक्ट्रॉन है, सो इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल है, तो वहां पर वेव कैरेक्टर देखने को मिलेगा. इलेक्ट्रॉन कैन ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ वेव. व्हाई? बिकॉज द मास इज वेरी लो, वेलोसिटी इज हाई, सो वी विल सी द वेव कैरेक्टर. बट अगर मास इंक्रीज होता जाएगा तो क्या हो जाएगा, मास इंक्रीज होता जाएगा देन वेवलेंथ विल डिक्रीज. ठीक है, अगर ये वेवलेंथ डिक्रीज हो जाएगा, ये जो इस तरह का एक ट्रफ एंड क्रेस्ट होता है, इसको हम वेव बोलते हैं. ठीक है, तो ये जो हमारे पास वेव है, इसका जो डिस्टेंस होता है बिटवीन टू क्रेस्ट और ट्रफ, दैट इज वेवलेंथ. बट इफ दिस वेवलेंथ कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, तो फिर हमें वो क्रेस्ट एंड ट्रफ नहीं नजर आएंगे, वो वेव कैरेक्टर नजर नहीं आएगा. तो जो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं, लार्ज साइज पार्टिकल्स होते हैं जिनका मास ज्यादा है, उस केस में wave length is very small, negligible. So generally for macroscopic particles, we don't see the wave character. Why? Because the wavelength is too negligible. So जो इसका जो significance है, de Broglie's का जो significance है, that is mainly for the microscopic particles. ठीक है? So de Broglie's concept is significant for microscopic particles. Microscopic means the small size, a very small size. Microscopic particles, not for macroscopic. ठीक है, जिनका मास कम है तो नेचुरली उनका वेलोसिटी ज्यादा होगा, वी कैन सी द वेव कैरेक्टर. पर जितना मास ज्यादा होगा उतना फिर वेलोसिटी भी कम होगा और उसमें वेव कैरेक्टर नजर नहीं आता है. सो अगर हम कोई गोल्फ, जैसे आप लोग देखोगे कोई बॉल फेंक रहा है, बहुत हाई वेलोसिटी से भी बॉल फेंक रहा है, बट वी डोंट सी एनी वेव कैरेक्टर. व्हाई? बिकॉज इसका मास ज्यादा है. तो जैसे जैसे मास बढ़ता जाएगा, वी इवन इफ इट इज मूविंग विद हाई वेलोसिटी, वी विल नॉट बी एबल टू सी द वेव कैरेक्टर. राइट? जस्ट गो थ्रू. तो यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा सा जो एक चीज समझनी है वो क्या है. सपोज इफ यू टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रॉन, so electron is not giving out radiation, electron is itself moving in the form of wave. The particle itself is giving that wave character. So ऐसा नहीं है कि रेडिएशंस कहीं से एमिट हो रही है, जो मैटर है वो रेडिएशंस एमिट कर रहा है. so यहाँ पर रेडिएशंस नहीं एमिट हो रही, the wave is associated with the particle is moving in the form of wave. ठीक है, तो हैवियर ऑब्जेक्ट्स के लिए ये वेवलेंथ क्या हो जाएगा, यहाँ पर बिल्कुल निग्लिजिबल हो जाएगा. तो हैवियर ऑब्जेक्ट्स के लिए फिर हम क्या अप्लाई करते हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वगैरह. ठीक है, माइक्रोस्कोपिक के लिए हम डी ब्रोगलीज कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं. Okay. Now let's just differentiate a little bit between the matter waves and the electromagnetic waves. Electromagnetic waves and matter waves में क्या फर्क है? ठीक है, मैटर वेव्स का जो कॉन्सेप्ट है वो डी ब्रोगली ने दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी पढ़ा है. अब देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं, दैट इज C इक्वल्स टू न्यू लैम्डा, और लैम्डा इज इक्वल टू C बाय न्यू. दिस इज द फॉर्मूला वी यूज टू कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. ठीक है, C वेलोसिटी ऑफ लाइट है, क्योंकि सारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है दे ट्रैवल विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट, एंड न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. So here this is constant 3 into 10 raised to power 8 meters per second, right? So अगर हमने वेवलेंथ निकालना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, तो वहां वेलोसिटी फिक्स्ड है,
velocity of light. लेकिन matter waves जो होती हैं, they travel with a lesser velocity, and that velocity is not constant. That would depend upon the material particle taken. So what is the relation? Lambda is equal to h upon mv. So G Broglie का जो wavelength concept है, वहां से हम wavelength निकालेंगे, would depend upon mass and velocity of the material particle. And here the velocity is not fixed, right? Then what else? Electromagnetic waves जो होती है, they are radiated from some source. So there may be some source, maybe a heated object, वो emit करता है radiation. So these radiations, they come out of the source, they leave the source. So electromagnetic waves क्या होती है? They leave the source. जो भी source produce कर रहा है radiations को, they come out of the source, right? Whereas matter waves are not coming out of the source. Matter waves are associated with the particle. जो particle है वो खुद wave generate कर रहा है. तो वो ऐसा नहीं है कि सपोज अगर प्रोटॉन है या कोई भी मैटर मटेरियल पार्टिकल है, उसमें से रेडिएशंस बाहर निकल रही है ना. सो दे आर नॉट लीविंग द सोर्स, बट दे आर एसोसिएटेड विद द सोर्स. ठीक है. सो हियर द मैटर वेव्स आर एसोसिएटेड विद द सोर्स, दे आर नॉट लीविंग द सोर्स. ठीक है. व्हाट एल्स? व्हाट आर द अदर डिफरेंसेस? And then electromagnetic waves जैसे हमने पढ़ा है, they are associated with electric and magnetic field components. Matter waves में ऐसा कुछ नहीं है. There is no electric and magnetic field component in case of matter waves, है ना. इसका नाम ही electromagnetic होता है because these waves are generally associated with electric and magnetic field components. But no such components are present in matter waves. Electric and magnetic field components are associated with the electromagnetic wave. No such components are present in the matter waves. ठीक है. सो यू शुड बी केयरफुल. जब हमारे को कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दिया है तो हम वेलोसिटी ऑफ लाइट यूज करेंगे. लेकिन अगर कोई मटेरियल पार्टिकल से रिलेटेड वेव है, इलेक्ट्रॉन का वेव है, प्रोटॉन्स का है, या मे बी एनी अदर मटेरियल पार्टिकल, सो देन वी हैव टू कंसिडर द मास ऑफ द मटेरियल पार्टिकल एंड वेलोसिटी. ठीक है. which is not fixed. Velocity of the material particles will vary depending upon the size. Okay, now let's see the other relationships. So हमने दो एक्सप्रेशन किए, वेवलेंथ और वेवलेंथ एंड लैम्डा का p के साथ, मोमेंटम के साथ रिलेशन, एंड लैम्डा का मास और वेलोसिटी के साथ रिलेशन. ठीक है. इसी तरह से वी कैन रिलेट वेवलेंथ ऑफ मटेरियल पार्टिकल या मैटर वेव का जो वेवलेंथ है उसको हम रिलेट कर सकते हैं काइनेटिक एनर्जी के साथ. सो काइनेटिक एनर्जी एंड वेवलेंथ रिलेशन. So kinetic energy is equal to half mv square. So if you multiply with m and divide with m, so we get half m square v square upon m. हमने क्या किया, इसको m से multiply divide किया. Now the product of mass and velocity is momentum. So instead of m into v we can write p. So kinetic energy is equal to half p square upon m. So from here we can find P. So P is equal to 2m ke का रूट. ठीक है. तो हमने मोमेंटम को काइनेटिक से रिलेट किया. देन लैम्डा का रिलेशन आ जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू h बाय p. सो p की जगह हम पुट कर लेंगे रूट 2m ke. ke stands for the kinetic energy. So this is the relation between wavelength and kinetic energy. So again I'll repeat, kinetic energy equals to half mv square. तो हमने क्या किया, m से multiply divide किया, so it becomes m square upon m, m square v square upon m. Now m into v is written as p. ठीक है.
प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी वी रिटन p, स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा, तो यहां से हमने मोमेंटम निकाला p विल बी इक्वल टू 2m इंटू के ई, एंड बिकॉज स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों तरफ, सो p इक्वल्स टू रूट ऑफ 2m के ई। ठीक है, तो हमने यहाँ से मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन देख लिया। फिर मोमेंटम की जगह सब्सटीट्यूट किया, so lambda is equal to h by p, so substitute p as root 2m into ke, so ke here stands for the kinetic energy, m for the mass of the material particle, h is your Planck's constant, and lambda is the wavelength of the material matter wave. Now there's another relation. See, the relation of lambda and potential difference, lambda and v. V here stands for the potential difference. Now suppose there is an electron at rest. So if you apply potential v, ठीक है, हमने potential difference apply किया v volts. So क्या हो जाता है, जो इलेक्ट्रॉन रेस्ट में था, it starts moving with some kinetic energy. So the kinetic energy of the electron is equal to the charge into potential applied. ठीक है, सो काइनेटिक एनर्जी जो आपने काइनेटिक एनर्जी इज बेसिकली इक्वल टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सो दैट इज चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज इनटू जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है, सो चार्ज इज ई, पोटेंशियल डिफरेंस इज v volts, सो काइनेटिक एनर्जी बिकम्स इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल। सो नाउ काइनेटिक एनर्जी अब हमने कैलकुलेट किया रिलेशन, तो हम डायरेक्टली पुट कर सकते हैं वहां पर लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन रूट 2m, के ई की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, चार्ज इनटू पोटेंशियल। सो फ्रॉम हियर वी गेट अ रिलेशन बिटवीन लैम्डा एंड v. v here stands for the potential difference. ठीक है, अब अगर ये इलेक्ट्रॉन है ना, if the material particle is electron, then we will obviously take the charge on electron, m mass of electron, h तो constant है, v is the potential applied. but अगर ये इलेक्ट्रॉन की जगह आपको कोई और पार्टिकल दिया है, लाइक प्रोटॉन्स दिए हैं, तो फिर चार्ज ऑफ प्रोटॉन लेंगे, मास ऑफ प्रोटॉन लेंगे। ठीक है, अगर आपको सपोज इलेक्ट्रॉन की जगह कोई और पार्टिकल दिया है, सपोज एल्फा पार्टिकल, सो एल्फा पार्टिकल का चार्ज, उसका मास, राइट, तो जनरली ई की जगह हम क्यू भी लिख सकते हैं, क्यू स्टैंड्स फॉर द चार्ज। सो वट एवर द पार्टिकल इज, अकॉर्डिंगली उसका चार्ज यहां पर पुट करेंगे, मास ऑफ द पार्टिकल, h तो Planck's constant ही रहेगा, v stands for the potential difference applied. So from there we can calculate the wavelength of the material particle. अब यहां पर जब हम इलेक्ट्रॉन लेते हैं, so just remember this, wavelength of electron का एक डायरेक्ट रिलेशन क्या आता है, h is Planck's constant, so when we put the value here Planck's constant and mass m, mass of electron लेते हैं, e is the charge on electron। ठीक है, तो जब ये सारे कांस्टेंट्स हम पुट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 12.27 एंगस्ट्रॉम्स बाय रूट v। सो हमने क्या किया, जितने भी कांस्टेंट्स थे उन सबका वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया और उसको सॉल्व किया, तो वहां से हमारे पास जो कांस्टेंट वैल्यू आती है that is 12.27 and this value is in angstrom units, right? So Planck's constant, mass of electron, charge on electron, ये सारे constant है, तो इन सबको solve करके आता है 12.27 angstroms। और क्या बच गया, रूट v। v here stands for potential difference। अब अगर हम इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, 12.27 का स्क्वायर कर लें, so we can write it as 150 by v। ठीक है, so square of this gives us 150, तो obviously square root will give you 12.27, है ना, तो अगर ये डायरेक्टली ऐसे सॉल्व हो रहा है तो ऐसे भी सॉल्व कर सकता है। so you can see the value of v, डायरेक्टली वो सॉल्व होता है, फिर रूट निकाल सकते हैं, या फिर यू कैन यूज दिस मेथड, दिस एक्सप्रेशन। So for electron, the direct relation is wavelength of electron is equal to 12.27 by root v।
Similarly, wavelength of proton. So again you have to substitute. प्रोटॉन है तो मास ऑफ प्रोटॉन लेना पड़ेगा, चार्ज ऑफ प्रोटॉन तो सेम है जितना इलेक्ट्रॉन का होता है, ठीक है, तो चार्ज विल बी सेम बट मास ऑफ प्रोटॉन इज डिफरेंट. सो क्योंकि मास इंक्रीज हो रहा है तो वेवलेंथ थोड़ा सा डिक्रीज होगा, राइट. मास इंक्रीज हो रहा है प्रोटॉन का मास ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन से, तो वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन कैसा आएगा? अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस सेम अप्लाई कर रहे हैं, वी वोल्टेज सेम, सो वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन विल बी लेसर. तो ये कांस्टेंट भी हमारे पास कम आ रहा है 0.286 बाय रूट वी. अगर हम अल्फा पार्टिकल लेते हैं, अब अल्फा पार्टिकल का मास भी ज्यादा होता है और चार्ज भी, ठीक है, तो उस केस में क्या आ जाएगा हमारे पास? और भी कम वैल्यू 0.101 अपॉन रूट वी इन एंगस्ट्रॉम यूनिट्स, ठीक है. सो यू कैन सब्स्टिट्यूट ऑन द स्पॉट ऑल्सो. मास कितना ले लेंगे? 2 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन. चार्ज कितना होता है? 2 टाइम्स द चार्ज ऑफ प्रोटॉन, ठीक है. सो ये 2 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन, 2 टाइम्स द चार्ज ऑफ प्रोटॉन, एंड देन यू कैन कंपेयर ऑल्सो. और वैसे जनरली अगर आपको पूछा जाए, इफ देयर इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन, सेम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया एंड दे आस्क यू कि किसका वेवलेंथ ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का या अल्फा पार्टिकल का. सो वी कैन सी फ्रॉम द एक्सप्रेशन कि जैसे जैसे मास बढ़ता जाएगा वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ m. सो इफ मास इंक्रीजेस ऑब्वियसली वेवलेंथ विल डिक्रीज. अब मास सबसे कम होता है इलेक्ट्रॉन का, तो उसका वेवलेंथ ज्यादा ही आएगा, राइट. और अल्फा पार्टिकल्स का मास भी ज्यादा होता है, चार्ज भी ज्यादा होता है, तो यहाँ पर वेवलेंथ सबसे कम किसके लिए आएगा? अल्फा के लिए. सो इफ v is kept constant for same potential difference, wavelength of electron will be more, then proton, then alpha particle for the same potential difference. Okay, so now let's solve few questions. तो ये एक्सप्रेशन सारे इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है. The question is compare the wavelengths of lithium ion and beryllium 3 positive ion when they are accelerated under the same potential difference. When they are accelerated from rest under the same potential difference. Okay, so question is compare the wavelength of lithium ion and beryllium ion when they are accelerated under from rest under the same potential difference. Now the molar mass of lithium is 7, that you can write. Molar mass of lithium is 7 and beryllium is 9. So compare their wavelengths. You have to compare their wavelengths.
ठीक है, तो हमने अभी क्या रिलेशन किया, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन रूट 2m/v, राइट। सो व्हेन यू कंपेयर द टू, जैसे हमने वेवलेंथ ऑफ लिथियम टू वेवलेंथ ऑफ बेरिलियम कंपेयर करना है, Be3 पॉजिटिव, ठीक है। सो क्या होगा, कुछ कॉमन टर्म्स तो कैंसिल हो जाएंगी, क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, वेवलेंथ ऑफ बेरिलियम 3 पॉजिटिव इज इक्वल टू h अपॉन रूट 2m/v. See, the potential difference is same, right? चार्ज कितना लेंगे, what will be the charge on lithium ion? 2 यूनिट्स है ना। सो बेसिकली हमें क्या करना है, यहाँ पर मास ऑफ चार्ज को कंसीडर करना है, मास ऑफ लिथियम आयन लेना है और चार्ज ऑन लिथियम आयन कंसीडर करना है, बिकॉज V इज सेम। सिमिलरली यहाँ पर मास ऑफ बेरिलियम आयन कंसीडर करना है, चार्ज ऑन बेरिलियम आयन कंसीडर करना है, पोटेंशियल डिफरेंस V इज सेम, राइट। सो H will cancel out, root 2V will cancel out. What are we left with? Root of mass of lithium into charge of lithium, root of mass of beryllium to charge of beryllium. अब mass of lithium ion कितना लेंगे, the molar mass, ठीक है। So it will be mass of lithium ion हो जाएगा 7 AMU, right? So mass of lithium ion will be 7 AMU, that of beryllium will be 9 AMU. Charge on lithium कितना है, जो charge on the particle है that is 2 units, ठीक है, और charge on beryllium कितना है 3 units charge, so 3 times E is the charge on one electron, ठीक है, 3 positive means 3 times E, और ये 2 times E है, ठीक है, 2 times the charge of 2 times E में चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये पॉजिटिव चार्ज है ना, 2 टाइम्स चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन सेम होता है, तो 2 टाइम्स E लिख लेंगे हम, और इसका चार्ज हो जाएगा 3 टाइम्स E. E is the charge on electron of proton, which is same. पॉजिटिव चार्ज है लेकिन वैल्यू सेम रहता है, तो अब इसको सॉल्व करो। So this will be, if you find a ratio, this will be equal to root of 7 into 2 by root of अच्छा ये इन्वर्ट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 9 into 3 by 7 into 2, ठीक है, 9 into 3 by 7 into 2. So how much is that? And write it directly like this, 27 by 14, root of 27 by 14. ठीक है, ये समझ में आ रहा है। सो जो चार्ज ऑन पार्टिकल है वही चार्ज हम कंसिडर करेंगे, सो दैट इज 2 यूनिट्स चार्ज, तो 2 टाइम्स E, बेरिलियम के ऊपर 3 पॉजिटिव है तो 3 टाइम्स 3 यूनिट्स चार्ज है, तो 3 टाइम्स E, सो E विल कैंसिल आउट, अदरवाइज सिंपल हमारे पास क्या बच जाएगा, 3 and 2 बच जाएगा, और यहाँ पर 7 और 9 आपको गिवन है, तो जस्ट सब्स्टिट्यूट मासेस एंड द चार्ज। सो इस तरह से वी कैन कंपेयर द वेवलेंथ्स व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम। जस्ट एक डायरेक्ट क्वेश्चन भी आया था प्रीवियस ईयर्स में, they had given the potential difference and they had asked to calculate the de Broglie wavelength, ठीक है, there was a direct question. An electron is accelerated from rest under a potential of 6 volt. An electron is accelerated from rest under a potential difference of 6 volt. Find wavelength. ठीक है, तो क्या करना है, डायरेक्ट रिलेशन, सो हियर यू कैन अप्लाई द डायरेक्ट रिलेशन, दैट इज 150 by 6 का रूट, ठीक है, सीधा रिलेशन लगा सकते हैं। जब हमें पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, इलेक्ट्रॉन मेंशन किया है, तो 150 by 6,
ठीक है, रूट ऑफ 150/6, और यू कैन यूज द अदर वन ऑल्सो 12.27। यहाँ पर यहाँ से डायरेक्टली हो जाएगा 150/6, ठीक है, तो कितना आ रहा है √25, सो √25 इज 5, सो हमारे पास वेवलेंथ आ गया 5 एंगस्ट्रॉम्स, ठीक है। सो देयर वाज अ डायरेक्ट क्वेश्चन, 6 वोल्ट्स दिया था और हमें सीधा पोटेंशियल डिफरेंस सॉरी वेवलेंथ डायरेक्टली कैलकुलेट करना था। तो आपने देख लिया कि कहाँ से इजीली सॉल्व हो रहा है, 150/6 से डायरेक्टली सॉल्व हो रहा है। सो इंस्टेड ऑफ टेकिंग 12.27 यू कैन टेक 150/6 एंड देन √25 इज इजी टू कैलकुलेट। सो थोड़ा सा देख लेना है कि कौन सा फॉर्मूला से इजीली कैलकुलेट हो रहा है। नाउ वन वेरी कॉमन क्वेश्चन इज कैलकुलेट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ आपको कोई भी एक मटेरियल पार्टिकल दिया होगा, उसका मास गिवन होगा, velocity will be given and you have to calculate the de Broglie wavelength. So calculate the de Broglie wavelength of a golf ball calculate de Broglie wavelength of golf ball of mass 100 grams of mass 100 grams traveling with the speed of 100 kilometers per hour, ठीक है, that is all. So आपको मास दिया है और स्पीड दिया है, ठीक है। So calculate the de Broglie wavelength of golf ball of mass 100 grams traveling with a speed of 100 kilometers per hour. तो यहाँ पर क्या किया है, सिंपल फॉर्मूला लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। बस किसका ध्यान रखना है, यूनिट्स का, ठीक है। अगर आप SI यूनिट्स यूज कर रहे हो, सो ऑल द यूनिट्स शुड बी SI, सो दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। So now what is the value of h? 6.6 into 10 to the power minus 34 joule second. Now joule is also an SI unit, so you can use the other also in SI units. ठीक है, mass 100 है, so 100 डिवाइड बाय 1000 किलोग्राम्स में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अब वेलोसिटी आपको दिया है 100 किलोमीटर्स पर आवर, सो यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। करो कन्वर्ट मीटर्स पर सेकेंड, तो कितना हो जाएगा, सी 1 किलोमीटर इज 1000 मीटर्स, सो यहाँ पर 1000 मीटर्स आ गया एंड 1 आवर इज 3600 सेकेंड्स, सो आवर को सेकेंड्स में क्या 3600, ठीक है। सो नाउ सब्स्टिट्यूटेड हियर 100 into 1000 by 3600, ठीक है। सो नाउ वी हैव वेलोसिटी इन मीटर्स पर सेकेंड, दैट इज द SI यूनिट, मास इन किलोग्राम्स, ठीक है, एंड जूल इज ऑल्सो द SI यूनिट, है ना, 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर, सो दिस इज ऑल्सो द SI यूनिट। सो नाउ वी हैव ऑल द SI यूनिट्स, नाउ वी कैन कैलकुलेट द वेवलेंथ करेक्टली। तो बस थोड़ा सा यूनिट्स का ध्यान रखना है। सो समटाइम्स दिस क्वेश्चन इज कॉमनली आस्क्ड, दिस इज अ वेरी सिंपल एंड डायरेक्ट क्वेश्चन, कॉमनली आस्क्ड, तो क्या फर्क है इसमें, सिर्फ यूनिट्स का, तो थोड़ा सा यूनिट्स का ध्यान रखना है। है ना, तो इसको डायरेक्टली जब आप कैंसिल करते हो तो 5/18 आ जाता है, सो 100 into 5/18, रेस्ट यू कैन सॉल्व। सो कितना आ रहा है, सो कैलकुलेट द वेवलेंथ क्विकली। So this cancels out, this cancels out, 10 cancels out, what are we left with, 100 here, 100/36, ठीक है। So this is 5/18, so just solve the rest of the part। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लिया तो कितना हो जाएगा, 10 माइनस ये जो है ना, जब ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, so this is 10 to the power 1, so this will become 10 to the power minus 35, right, ये हो जाएगा 6.6 into
18/5 into this value. Now if you look at this value, the power is so small, 10 raised to power minus 35. वेवलेंथ इतना छोटा आएगा हमारे पास. अब यहां से क्या पता चल रहा है? इनफैक्ट आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, कैंसिल करने की बजाय लेट्स पुट इट दिस वे, leave it as 10/36 only, so we can change it into power form. ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. और यू कैन राइट इट लाइक दिस, वी कैंसिल द जीरोस. ठीक है, एक जीरो हमने यहाँ से कैंसिल किया, यहाँ हमारे पास 100 बच रहा है. सो 10 raised to power 2 है, सो जब ये ऊपर जाएगा तो दिस बिकम्स 10 raised to power minus 36 एंड 6.6 into 36 वी आर लेफ्ट विद. ठीक है, तो 36 मल्टीप्लाई हो जाएगा 6.6 से, और ये दो जीरो हमने शिफ्ट कर लिया, सो दिस बिकम्स 10 to the power minus 36, राइट. सो अगर हम पावर को देखें तो क्या है, द पावर इज सो स्मॉल, मीनिंग वेवलेंथ इज वेरी स्मॉल, वेरी निग्लिजिबल. सो जब वेवलेंथ बहुत ही इनसिग्निफिकेंट होता है या बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, किसके लिए? मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए. ठीक है, नाउ बिकॉज दिस हैज अ वेरी स्मॉल वैल्यू, इट इज नॉट सिग्निफिकेंट. तो यहां से यही पता चल रहा है कि गोल्फ बॉल जैसा जिसका मास सिर्फ 100 ग्राम्स है, उसके लिए भी वेवलेंथ इतना नेग्लिजिबल आ रहा है, तो इट इज ऑलमोस्ट इनसिग्निफिकेंट फॉर मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, है ना. तो डी ब्रॉगली का जो सिग्निफिकेंस है वो मेनली माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन वगैरह के लिए, जो छोटे साइज के, जिनका मास कम है. जैसे जैसे मास बढ़ता जाएगा, द वेवलेंथ बिकम्स ऑलमोस्ट इनसिग्निफिकेंट. What is the unit? Meters, है ना, because you've taken all the SI units, so remember accordingly. कई बार सिर्फ units का फर्क होता है, तो ध्यान रखना है कि you should be careful with the units. So I hope this is clear.